हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा था। और एलडीसी एग्जाम आप सभी लोगों का बहुत अच्छा गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमने देखा था कि साइंस और मैथमेटिक्स के लगभग सभी क्वेश्चन जो है क्लासेस में से आ गए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसके बाद में अपन अब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर साइंस में एक टॉपिक दे रखा है, कृषि विज्ञान राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे, और जिसके बारे में अपन ने जो है लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि प्रचलित जोतें कितनी है, कितनी भूमि जो है किस किस फील्ड में अपने काम आ रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं। महिला प्रचलित जोतों के बारे में बताया था, और महिला भूमि जोतों के अंदर जो टोटल एरिया था उसके अंदर 24.44% की वृद्धि देखी गई है। तो ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आपको याद रखना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 24.44% की, यानी 24%। आप तो याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है 2015-16 में बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया था। ठीक है, ये तब की बात हो रही है। इसके बाद में देखिए, राज्य में प्रचलित जो आपकी जोत धारकों का क्षेत्रफल है उसके अंदर ये देख लीजिए आप, 2010-11 में क्या रेशियो था और 2015-16 में। तो यहाँ पर जो है ये बढ़ोतरी, या ये कह सकते हैं कि एक आंकड़े देकर के ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। जैसे सीमांत की अगर बात करें तो सीमांत थे 1238 से लेकर के 1483। ठीक है। अगर लघु की बात करें तो 2162 से लेकर 2389 तक। अर्ध मध्यम की अगर बात करें तो 3774 से लेकर 3988 हो गया। और मध्यम की अगर बात करें तो 6918 था, उसकी जगह बढ़कर हो गया 6899। ठीक है, सॉरी, घट करके कम हो गया, 6918 से 6899 हो गया। तो मध्यम वाले घट गए थे, ये तो आपको बताए थे। और वृहद वाला है वो भी घट गया। वृहद वाले का मतलब है 10 हेक्टेयर से बड़ा खेत है ना। तो वो था पहले 7044, लेकिन वो कट कम होकर के कितने हो गए, 6114 हो गए हैं। तो इसके अंदर आपसे जो है एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कंपैरिजन में जो है सीधा ये पूछा जा सकता है कि जो है आपके 2010-11 से 2015-16 तक में सीमांत जो आपके प्रचालित जोत धारक है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या फिर स्थिर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लघु के अंदर वृद्धि हुई है, अर्ध मध्यम में वृद्धि हुई, इन तीनों के अंदर तो जो है आपकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन अगर बात की जाए मध्यम और आपके वृहद की, तो इनके अंदर कमी हुई है। ठीक है, इनके अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। और इनके अंदर जो है वो वृद्धि हुई है। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए। इसके बाद में देखिए, प्रचलित जोतों के बाद में बात आ जाती है कृषि उत्पादन की। तो राजस्थान के अंदर कृषि का जो उत्पादन है उसको लेकर के कुछ हमारे सामने जो नए आंकड़े हैं, ये आपको बता दूं, ये न्यू इकोनॉमिक सर्वे जो है वही मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये न्यू इकोनॉमिक सर्वे आपको वापस से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आपके राजस्थान के संदर्भ में जो भी कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बाद में जो इकोनॉमिक सर्वे की अलग से मेरी क्लासें आने वाली है, वहां पर इन जो है वीडियो को मैं वापस ऐड कर दूंगा। कृषि उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में कृषि का उत्पादन जो है मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। अब ये छोटी छोटी लाइनें सभी जो है मैं डायरेक्ट क्यों आपको बता रहा हूं, इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा होता है। आखिर जो आंकड़े निकाले जाते हैं, सीधे आंकड़े दिखा करके आपको यहाँ बता दूं ये हो गया, तो आप इसकी फीलिंग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो भी है इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे हमने जो है आपके कट करके यहाँ पर जो है आपके सामने चीजों को लाया है जो आपके काम की है। तो ये सीधी सी बात है, सभी को पता है राजस्थान में कृषि किस पर डिपेंड करती है, मानसून पर डिपेंड करती है। फिर देखिए, खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता न केवल वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है, अपितु पर्याप्त समय अवधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और उसकी सघनता पर भी निर्भर करती है।
अब ये जो है आपके आरएएस मेंस का अगर किसी विद्यार्थी का एग्जाम होगा तो वहां पर जो है ये चीजें काम आ जाती है, वहां पर जो है शब्दों का यूज करना हो या जो है कृषि उत्पादन के बारे में शुरुआत करनी हो तो वहां ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब हमारे पास में पीछे जो है अभी आगे हमारे पास एक पूरा डायग्राम आ जाएगा, उसके अंदर जो भी 3 साल के लास्ट 3 इयर्स के जो है आपके खरीफ और रबी की फसलों के पूरे उत्पादन का विस्तृत विवरण हमें मिलने वाला है और खाद्यान्न और तिलनों का भी जो है उत्पादन मिलने वाला है। अगर हम बात करें राज्य के वर्ष 2023-24 में अग्रिम अनुमान जो लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि खाद्यान्न का कुल उत्पादन होगा 245.0 लाख हेक्टेयर टन होने की संभावना है, जो कि आपके गत वर्ष यानी 2022-23 के अंदर कितना था तो 252.80 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 3.08% कम है। तो ऐसा जो है ये अनुमान है किसके अंदर 2023-24 के लिए। ये क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डाटाज आते हैं वो डाटाज बेसिकली प्रीवियस ईयर में जो बजट के अंदर अनुमान लगाया गया था उस अनुमान का रियलिटी में क्या हुआ है वो होता है ये इकोनॉमिक सर्वे, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये हर साल एक साल पीछे का आएगा, बजट आता है जैसे 2024-25 का आया, लेकिन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया वो आया 2023-24 का, अगली साल आएगा 24-25 का, जब 25 चल रहा होगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये आपको एक तो याद रखना है कि इसमें जो है कम संभावना जो है क्या बताई गई है, कम होने की बताई गई है। कृषि उत्पादन के अंदर जो है खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन है उसके अंदर कमी बताई गई है, यानी कम होने की संभावना है। कितनी कमी बताई गई है? 3.08% की। देखिए अब आगे बात करते हैं यहां पर, तो वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन का जो है 89.83 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कम है। ठीक है, कितनी? 18.04%। और वर्ष 2023-24 में रबी की खाद्यान्न उत्पादन 155.18% अनुमानित की गई है, लेकिन 2022-23 में ये थी 143.02। तो इसका मतलब रबी की फसल में वृद्धि के अनुमान है। अब यहाँ पर आंकड़े याद मत करना क्योंकि ये अनुमानित है ना, एग्जैक्ट आंकड़े अगली साल आने वाले हैं तो वहां तक अपने को वेट नहीं करना है। अपने को ये याद रखना है कि खरीफ की फसल के अंदर जो है कमी होने वाली है ऐसा अनुमान है, और रबी की फसल के अंदर वृद्धि होने वाली है। अब खरीफ की फसल में कितनी कमी होने का अनुमान है तो आपको 18% याद रखना है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं रबी की फसल में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तो आपको केवल और केवल 8% याद रखना है। 8.3% पूरा याद करने नहीं जाना है, आपको इतना याद रखना है। तो क्या याद रखोगे? 2023-24 के अंदर जो अनुमानित किया गया है वो ये है कि खरीफ की फसल जो है 18% कम होगी और रबी की फसल की बात की जाए तो 8% अधिक होगी। क्लियर? बस इतना याद रखना। फिर देखिए 2023-24 में खरीफ अनाज का उत्पादन जो है वो 76.43 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि गत वर्ष 91.88 था, जो कि आपके कम दर्शाया जा रहा है 16.82%। यानी 16% जो है आपके खरीफ जो अनाज होते हैं उस अनाज का उत्पादन जो है लगभग 16% कम होने वाला है। और अगर रबी के अनाज की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वृद्धि होने वाली है, और वो वृद्धि होगी 6% की। कितनी वृद्धि होगी? 6% की वृद्धि होने की संभावना है। ये सभी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएगी, वहां से आप इन चीजों को याद रखेगा। ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, तो इसमें भी पीछे भी क्या याद रखोगे? केवल यही, अनाज के अंदर कितना? 16% की कमी होने वाली है खरीफ के अंदर। ठीक है, ये ऐसे शॉर्टकट में बस ऐसे याद रखना है। रबी में ये था, और वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। ठीक है, तो और शॉर्ट में याद हो जाएगा। इधर क्या याद रखोगे? 6% की कमी होगी, ये इधर जो है, सॉरी ये उल्टा कर दिया, ये 6% की इधर तो वृद्धि होगी रबी के अंदर तो, और खरीफ में 16% की कमी होगी। ठीक, चलो ये याद रख। इसके बाद में देखिए, अगर बात करें खरीफ दलहन की, तो खरीफ दलहन के अंदर क्या कहा गया है तो 24.38% की कमी। तो अल्टीमेटली आप तो ये याद कर लो, 2023-24 के अंदर खरीफ का जो और पूरा का पूरा उत्पादन है, चाहे दलहन हो अनाज हो, सभी के अंदर लगभग कमी ही आएगी। अब अनाज में तो 16% की कमी आ रही थी, दलहन में कितनी कमी आएगी तो 24%। कितनी? 24%। और क्या आएगी? कमी, यानी माइनस साइन। अगर मैं बात करूं रबी के दलहन की फसल की, तो कितनी कमी? वृद्धि होने वाली है। कितनी? 22%। ठीक है, तो ये रबी है और ये खरीफ है, ये याद रखना।
ठीक। इसके बाद देखिए तिलहन के अंतर्गत जो है खरीफ फसलों में मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, जबकि रबी की फसलों में राई और सरसों, तारामीरा और अलसी सम्मिलित होते हैं। अब ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई तिलहन के अंदर जो है खरीफ में कौन कौन से तिलहन आते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से आएंगे, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है और अरंडी है। अगर रबी की बात की जाए तो आ जाएगा राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। ठीक है, ये आएंगे रबी के अंदर, ये आ जाएंगे खरीफ के अंदर। क्लियर। चलो फिर देखिए इनके अंदर अब बात की जाए तो इसके अंदर भी क्या कहा गया है, तो इसमें भी यही कहा गया है कि 2.10% की कमी होने वाली है, यानी कि जो खरीफ और जो खरीफ की फसल है, खरीफ के जो तिलहन है या अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो तिलहन है, खरीफ का हो चाहे रबी का, उस पूरे के पूरे तिलहन के अंदर 2.10% की कमी होने की संभावना जताई है। ठीक है, और अब ये जताई है तो ऑब्वियसली बात है ये कमी ही होगी लगभग। ठीक। चलो इसके बाद में आपको याद रखना है कि खरीफ तिलहन का जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, तो खरीफ तिलहन में इस बार वृद्धि होगी, लेकिन ओवल और देखिए एक मिनट, ऑल ओवर जो है तिलहन के अंदर 2.10% की कमी हो रही थी, अपन ने पीछे देखा। लेकिन अगर खरीफ तिलहन की बात की जाए तो खरीफ तिलहन के अंदर जो है 2.55% की वृद्धि होगी। कितनी? 2% की। सीधे सीधे याद रखो, बस ज्यादा याद नहीं रखना आंकड़े। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए रबी तिलहन की, तो रबी तिलहन के अंदर जो है 4.55% की कमी होगी। तो 4% की रबी के अंदर, ऐसे याद रखो। ठीक है। फिर गन्ने के अंदर अगर हम बात करें तो गन्ने के अंदर जो है आपके 4.13% की वृद्धि हो सकती है। किसके अंदर? गन्ने के अंदर जो है 4.13% की वृद्धि हो सकती है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो है, इसके अलावा ठीक है, 2022-23 में कमी हुई थी वो से कोई मतलब नहीं है। गन्ने के अंदर वृद्धि की संभावना जताई है कितनी? 4%। ठीक है, वृद्धि की संभावना जताई है। चलो ये याद रखना। इसके बाद में देखिए ये रहा पूरा अपने पास में एक डायग्राम, बहुत ही अच्छे से जो है अपने इकोनॉमिक सर्वे दे रखा होता है, रंगीन डायग्राम्स के साथ में फुलफिल रहता है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। उससे पूरे के पूरे राजस्थान का एक ओवरव्यू मिलता है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में क्या चीजें कैसे चल रही है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। अब ये देखो 2021-22 के आंकड़े यहाँ है, 2022-23 के यहाँ है, 2023-24 के यहाँ है। और जो आपका ब्लू कलर है वो अनाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, केसरिया कलर दालों को रिप्रेजेंट कर रहा है और हरा कलर तिलहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आराम से। अब ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं, ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं, ये वाला थोड़ा सा याद रखना कि भाई जो है आपका 208.01 है अनाज के बारे में, 36.40 है दाल के बारे में, 101 पॉइंट है तिलहन के बारे में। तो तिलहन 101 है, दाल 136 है और 208 हो जाएगा अनाज। ऐसे आपको याद रखना है। और ये इनका लाख मैट्रिक टन के अंदर क्या है? उत्पादन है और कुछ भी नहीं है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ से जो है केवल ये तो, अगर आपको कंपैरिजन वगैरह करना है या आरएस मेंस एग्जाम दे रहे हो वहां अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो वहां ये डायरेक्ट पुटअप करने में काम आता है। ठीक। चलिए इसके बाद में देखिए ये रहा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास में अलग अलग राज्यों की जो है हमें बता देना कि भाई बाजरे में राजस्थान अपना प्रथम है पूरे भारत में। अब वो चीजें कहाँ से लाई जाती है? वो चीजें कोई उत्पादन और उनके आंकड़ों को याद करके नहीं, वो यहाँ पर जो है सीधे सीधे टेबल दे रखी है हमें, इस टेबल को हमें याद रखना है। क्या? तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर जो अपने काम का है वो देख लो। अपने काम का क्या है? तो अपने काम का है एक तो ये प्रथम स्थान पर राजस्थान किस किस फसल के अंदर है। तो राजस्थान बेसिकली देखो बाजरे के अंदर प्रथम है। ठीक है, सरसों के अंदर अपन प्रथम स्थान पर है, कुल तिलहन के अंदर अपन प्रथम स्थान पर है, और ग्वार के अंदर जो है अपन प्रथम स्थान पर है। ग्वार को पहली बार इसमें जो है रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय और तृतीय पर कौन आता है कोई राज्यों के बारे में नाम नहीं बताया है। तो हमें याद रखना है कि बाजरे में राजस्थान प्रथम है, एक तो स्टार लगा दीजिए। फिर सरसों में राजस्थान प्रथम है। फिर आपका कुल तिलहन के अंदर राजस्थान प्रथम है और ग्वार के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो ये चार ऐसी फसलें हैं, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और ग्वार, जिन चारों के अंदर राजस्थान नंबर 1 पर है। इसके बाद में देखिए राजस्थान दूसरे नंबर पर किस किस में आता है। तो अब ऑब्वियसली बात है पहला दूसरे पहले पहले पे आ चुका है, तो ये दो फसल तो गई। पोषक अनाज जो भी है उन पोषक अनाज के अंदर राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर आता है। पोषक अनाज में कौन से स्थान पर है राजस्थान? दूसरे स्थान पर है। इसके बाद में कुल अपने तिलहन के अंदर अपन प्रथम है, दलहन के अंदर जो है अपन तीसरे स्थान पर आते हैं, तो तीसरे की बाद में बात करेंगे। मूंगफली के अंदर जो है अपन द्वितीय स्थान पर आते हैं। ठीक है,
इसके बाद में बस अपन और कहीं द्वितीय स्थान पर नहीं है। तो अपने याद रखना पोषक अनाज और मूंगफली में अपन जो है द्वितीय स्थान पर आते हैं। और अब तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय स्थान पर अपन एक तो आते हैं किसके अंदर, तो तृतीय स्थान पर अपन आते हैं कुल दलहन के अंदर। और एक अपन जो है चने के अंदर जो है तृतीय स्थान पर आते हैं। फिर ज्वार के अंदर भी अपन तृतीय स्थान पर है। और सोयाबीन के अंदर भी अपन तृतीय स्थान पर है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम अपन किस पर है, तो बाजरा, सरसों, तिलहन और ग्वार में। अगर द्वितीय की बात करें तो पोषक अनाज और मूंगफली में अपन द्वितीय स्थान पर है। और अगर तृतीय स्थान की बात करें तो कुल दलहन, फिर चना, ज्वार और सोयाबीन, इन तीनों के अंदर अपन तृतीय स्थान पर है। तो चार फसल तो ऐसी है जिनमें अपन प्रथम स्थान पर है, चार में अपन तृतीय स्थान पर है, और दो ऐसी है जिसमें अपन द्वितीय स्थान पर है। अब राजस्थान का हिस्सा कितना है, भाई राजस्थान का योगदान कितना है देश के कुल इनके उत्पादन के अंदर। तो कुल इनके उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो बाजरा का योगदान तो है 38.98 यानी लगभग 38%। फिर सरसों का है 46%। कुल पोषक अनाज का है 13%। कुल तिलहन का है 22%। दलहन का है 14%। मूंगफली का है 16%। चने का है 19%। ज्वार का है 12%। सोयाबीन का है 7% और ग्वार का है 87.69%। ये राजस्थान का योगदान है पूरे भारत के अंदर। जैसे जितना भी उत्पादन हो रहा है अगर उसको 100% माने तो उस 100% में से जो है बाजरा लगभग 38% राजस्थान के अंदर उत्पादित होता है। ठीक है। फिर 46% सरसों यानी 50%। पोषक अनाज 13% ही कम है। कुल तिलहन 22% ही है। दलहन जो है 14% ही है। मूंगफली 16% ही है। सबसे ज्यादा ग्वार का है 87.69 यानी लगभग 87% जो है पूरा अकेला राजस्थान ऐसा है जो ग्वार उत्पादित करता है। बचा हुआ 13% पूरा भारत मिलकर उत्पादित करता है। समझ में आई बात। चलिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें स्टार विस्टार लगवा दिए मैंने, आप लगा देना इनको। इसके बाद में देखिए कृषि जलवायुवीय क्षेत्रवार जो है हमारे पास में जो मुख्य फसलें हैं उनका भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो जलवायुवीय क्षेत्रवार जो है मुख्य फसलें यानी अलग अलग जलवायु के लिए आप लोग सभी जानते हैं अलग अलग फसलें होती हैं। तो जो फसलें हैं वो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के अंदर बांटी गई है। और राजस्थान के अंदर जो है कृषि जलवायुवीय अगर बात की जाए क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल 10 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये 10 के 10 भाग जो है यहाँ पर अपने पास नए जिलों के अनुसार दे रखे हैं, तो आपको सीधे सीधे याद रखने पड़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये दो तीन जगह आपकी हेल्प करेगा, ज्योग्राफी में आपकी हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स में आपकी हेल्प करेगा और साइंस के अंदर हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इस क्लासेस को बिल्कुल आप छोड़िएगा मत। अब देखिए, तो राजस्थान का या राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है 61% है, वो मरुस्थल है या अर्ध मरुस्थलीय है। ठीक है, और वो वर्षा पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जो कि कुल क्षेत्रफल का 39% है, क्योंकि 61% वो है, तो बचा हुआ जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो है अपने पास 39%। और राज्य को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये 10 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सी फसलें होगी, वो पूरा डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये इस पर आधारित क्वेश्चन इवन ज्योग्राफी के अंदर भी पूछे गए हैं, तो आप इसको जो है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेवे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका देखो ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम आएगा, तो क्यों ना याद कर ले हम, है ना। चलिए, तो अब वो 10 जो जलवायु क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इन तीन के बारे में बात करें तो देखिएगा, पहला है हमारे पास शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसे अपन फर्स्ट ए कहते हैं। ठीक है, इसमें भी याद रखना फर्स्ट बी अलग आएगा, फर्स्ट सी अलग आएगा, सेकंड ए अलग आएगा। ठीक है, तो इसलिए इनके अलग अलग नाम याद रखना। फर्स्ट ए का मतलब है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण और फलोदी और बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, फलोदी को लेकर के जो आपके मन में डाउट था लगातार कि भाई पाकिस्तान से सीमा लगती है या नहीं लगती, तो पाकिस्तान से सीमा लगती है। ठीक है, उसका नया जो मैप आया है राजस्थान का
उसके अंदर इसको अटैच करा है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान यानी अब बॉर्डर के ऊपर जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, है ना। देखिए तो अब जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा, ये जो है जिले इसके अंदर सम्मिलित है। किसमें? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। और इसके अंदर खरीफ की फसल तो होती है बाजरा, मोट और तिल, ठीक है। रबी की कौन सी फसल होती है? गेहूं, सरसों और जीरा। क्लियर। इसके बाद में दूसरा है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, यानी उत्तर पश्चिम का वो मैदानी क्षेत्र जो सिंचित होता है, यानी जहां पर सिंचाई पॉसिबल है, वो आ जाएगा फर्स्ट बी के अंदर, ठीक है। और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये दो तो पुराने हैं ही है, लेकिन अनूपगढ़ जो नया जिला बनाया गया है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि वो इन्हीं से टूटकर बना है, सीधी सी बात। इसमें कपास और ग्वार और गेहूं, सरसों और चना, ये रबी की फसल है। फिर हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, जिसे अपन फर्स्ट सी कहते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे आपके अति शुष्क, यानी कि बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है, और चूरू का भी आंशिक भाग जैसे रतनगढ़, सरदारशहर, बिदासर और सुजानगढ़ तहसील, ये जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का कुछ भाग, ठीक है, 3-4 तहसील है ये, जो कि आपके आ जाएगा। खरीफ की फसल इसमें तो मोठ, फिर बाजरा और ग्वार। और अगर रबी की बात करें, गेहूं, सरसों और चना। आपको पता होगा सुजानगढ़ को भी जो है जिला बनाया जा सकता है। इसके बाद में देखिए अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, सेकंड ए की बात करते हैं। अंतः स्थलीय जलोत्सर्ग मतलब कि जिसमें अंतः स्थलीय मतलब पूरा पानी जो है वो अंदर की तरफ ही है, मतलब एकदम कहते हैं ना अपन अंतः प्रवाहित नदियां, वो वाली बात हो रही है। इसमें क्षेत्र आता है सीकर, फिर नीम का थाना, चूरू जिसमें रतनगढ़, सरदार शहर, बिदासर और वही सुजनगढ़ तहसील को छोड़ करके जो चूरू बचा है भाई, ये वाला भाग तो इसमें आ गया अति शुष्क आंशिक में। और जो बचा भाग है वो आ जाता है अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में, जो सेकंड ए कहलाता है। झुंझुनू, फिर नागौर, डिडवाना और कुचामन, ठीक है। बाजरा, ग्वार और दलहन और सरसों एवं चना। क्लियर। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नंबर 5 पर हमारे पास में आता है लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन सा? जो लूनी नदी है, उस लूनी नदी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, जिसे अपन कह रहे हैं सेकंड बी। इसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो देखो हमारा भाई जालोर, सांचौर, सिरोही, पिंडवाड़ा और आबूरोड तहसील को इसमें छोड़ देना, ठीक है। और पाली, ब्यावर आंशिक रूप से, जैतारण और रायपुर तहसील केवल, ठीक है, ब्यावर की तो ये आपको याद रखना है कि आबरोड और पिंडवाड़ा को छोड़ना है और जैतारण और रायपुर को ब्यावर में शामिल करते हुए इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है वो आगे किसी और भाग में आ जाएगा, जैसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आ जाएगा या तो, ठीक है। तो लूनी नदी का जो अंतर्वर्ती क्षेत्र है उसमें इनको इनको इंक्लूड किया जाता है। फसल आ जाएगी बाजरा, ग्वार और तिल, गेहूं और सरसों। इसके बाद में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो ये थर्ड ए। अब अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है उसे अपन थर्ड कह रहे हैं, और इसके अंदर क्षेत्र आता है आपका अजमेर, ब्यावर, जैतारण और रायपुर को छोड़कर जो भी पूरा ब्यावर का भाग बचा वो। फिर जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दूदू, केकड़ी, खेरथल, तिजारा और आपका कोटपुतली और बहरोड, ये सभी नए जिले इसमें कुछ, ठीक है। दूदू, केकड़ी, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये सब ब्यावर। फिर देखो इसमें आ जाएगा बाजरा, ग्वार और ज्वार, गेहूं, सरसों और चना। बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जहां पर बाढ़ की संभावनाएं हैं, वो वाले क्षेत्र में कौन? तो अलवर है, डीग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। डीग और गंगापुर सिटी इसमें दो नए जिले हैं। बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूं, जौ, सरसों और चना, ठीक है, ये 7 अपने जलवायु क्षेत्र हो गए। लास्ट अपने पास में अब 3 जलवायु क्षेत्र और आ जाते हैं। ये तीनों जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आ जाएगा आपका क्या इसको कहेंगे 4A, ठीक है, इसको क्या कहेंगे 4A, जिसमें आपका आ जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जिसमें बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़ देना है। राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही आंशिक रूप से, क्योंकि जो आपका पिंडवाड़ा और आबू जिसको आप छोड़ रहे थे वो यहाँ पर अब इंक्लूड हो जाएगा। मक्का, दलहन और ज्वार और वही गेहूं, चना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र,
फोर्थ बी, ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4B। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी को छोड़ दिया था। इसमें आ जाएगा वही मक्का, धान, ज्वार, उड़द और गेहूं, चना। इसके बाद में लास्ट आपका है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें पूरा आपका हडोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, और ज्वार और सोयाबीन यहाँ पर होता है, गेहूं और सरसों इसमें रबी की फसल होती है। ये जो 10 जलवायु क्षेत्रों के आधार आपको बताए हैं, जलवायु के आधार पर क्षेत्र, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो चलिए अब आज जो है अपन ने काफी थोड़ा सा याद करने वाला क्षेत्र, क्योंकि ये 10 के 10 भाग आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं, कौन कौन सी फसल आती है वो साइंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इनको टॉपिकों को साथ के साथ याद करते चलिएगा। इसके बारे में और अपन अगली क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके ये 2-3 टॉपिक जो है इसमें, जैसे राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब आपको जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे है उसी में से पढ़ना पड़ेगा, उसी में से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आसान शब्दों के अंदर मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा कर जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।